गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 8 कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं बेटा। देखिएगा, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा। पहले आपको समझाया था कि नाम लिख के उससे स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है। कल सिखाया था मैंने आपको कि स्ट्रक्चर लिखने के बाद उससे नाम कैसे बनाया जाता है। समझाने के बाद कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया होगा, मेरे को विश्वास है। फिर भी आप बेटा अपने होमवर्क को एक बार दोबारा से टैली करें। फर्स्ट था अपना ये वाला था अपना फर्स्ट बेटा CH3 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 CH2 CH3 CH3। अब इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि सबसे लंबी जो चैन है वो कौन सी है। कार्बनों को गिनो जिसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स आने चाहिए। 1 2 3 4 5। इधर भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हमने सब तरफ गिन के देख लिया। लेकिन मैक्सिमम जो कार्बन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 5। तो इसका मतलब सबसे पहले जो इसमें लगेगा, एक तो लगेगा पैंट। क्या जाएगा? पैंट। ठीक है, मूल श्रृंखला पैंट हो गई। लेकिन फिर हमने इसमें देखा, फिर बॉन्डिंग देखा तो सारे की सारे एकल बंध हैं। सारे एकल बंध है, जिसका मतलब एन यानी एल्किन ग्रुप हो गया, तो पेंटेन। ये तो हो गया मैन। जैसे आपने नंबरिंग डाली 1 2 3 4 5। अब इसके बाद देखिएगा प्रतिस्थापी जो समूह हैं, ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है। एक ही प्रकार का है, लेकिन है कितने? नंबर ऑफ 3। नंबर ऑफ 3। तो इनकी पोजीशन विद पोजीशन लिखना पड़ता है कि जो मैथिल है वो कितने हैं? 3 है, इसलिए ट्राई मैथिल आ जाएगा। मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3। 3 है इसलिए ट्राई आ जाएगा, ट्राई मैथिल। लेकिन है कहाँ पर? तीनों मैथिल एक जगह तो है ही नहीं ना। तो देखिएगा मैथिल, ये वाला मैथिल किस पे है? कार्बन नंबर 2 पर। 2 पर लिखो 2। ये वाला मैथिल भी किस पे है? कार्बन नंबर 2 पर 2। ये मैथिल किस पर है? कार्बन नंबर 4 पर। 2 2 4 2 2 4। ये 2 2 4 क्या दिखा रहा है? इसकी पोजीशन दिखा रहा है कि मैथिल कहाँ पर जुड़ा हुआ है। 2 2 4। ट्राई जो दिखा रहा है, ट्राई क्या बता रहा है? मैथिल की संख्या बता रहा है कि कितने मैथिल हैं? 3। 1 2 3। 2 2 4 ट्राई मैथिल। और पेंटेन क्या दिखा रहा है? इसकी मूल चैन जो बड़ी श्रृंखला है वो क्या है। इसी क्रम में दूसरा देखिएगा बेटा, दूसरे को जब आप देखेंगे तो दूसरा है हमारा CH3 CH3। इसमें भी आप सबसे पहले आपको जो देखना है वो यही देखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। सबसे लंबी श्रृंखला तो कार्बन की तो एक ही श्रृंखला है, 1 2 3 4। तो निश्चित है नंबरिंग हमको इस तरह से देना होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी, नंबरिंग इधर से दें या इधर से दें। इधर से देंगे 1 2 3 4, तो नाइट्रो जो समूह है उस पर कौन सा आएगा? 2। और आयोडीन पर कितना आ जाएगा? 3। अगर इधर से नंबरिंग दूंगा तो 1 2 3 4, टोटल तो वही 3 और 2 5। इधर भी 3 और 2 5, लेकिन नंबरिंग ये वाली राइट है या ये वाली राइट है, ये डिसीजन लेना जरूरी है। तो इस डिसीजन के लिए बड़े एक ही चीज़ देखी जाती है कि जो हम इसमें नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये तो होता है नाइट्रो और ये समूह होता है आयोडो। तो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जब हम देखेंगे तो एन बाद में आता है, ए पहले आता है। तो इसीलिए हमें किधर से नंबरिंग देनी होगी? ये वाली, और ये वाली नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि जो अल्फ़ाबेटिकल क्रम में पहले आएगा उस पर अंक भी कम आना चाहिए। तो इस वजह से जब इसका नाम पड़ेगा तो अब इसमें देखिएगा आयोडीन किस पर जुड़ी हुई है? 2 पर। 2 आयोडो। इसके बाद
नाइट्रो समूह किस पर जुड़ा हुआ है? 3 पर। तो ये तो प्रतिस्थापियों का लिख दिया कि 2 आयोडो 3 नाइट्रो। अब श्रृंखला में देखिएगा कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 आते ही ब्यूट आ जाएगा और सभी पर एकल बंध है, इसलिए ब्यूटेन। स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा कॉपी में। इसके बाद नंबर 3, तीसरा जो होमवर्क था हमारा वो ये वाला है। इसमें भी वही करना है कि सबसे पहले अपन को श्रृंखला का चुनाव करना है कि कौन सी श्रृंखला पर क्या होगा। तो इसमें देखिएगा एक क्लोरो समूह है और एक फ्लोरो। ये जो समूह है क्लोरो और ये वाला है फ्लोरो। अब क्लोरो फ्लोरो की बात करते हैं तो सबसे पहले सी आता है अल्फाबेटिकल क्रम में, फिर बाद में एफ आता है। तो निश्चित है सी पर जो अंक है वो कम से कम आना चाहिए। और सी पर कम अंक लाने के लिए किधर से नंबरिंग करनी होगी हमको? इधर से 1 2 3 4। तो एक क्लोरो जो समूह है वो कितने पर आया है? कार्बन नंबर 2 पर है। देख लो है क्लोरीन किस पर है? कार्बन नंबर 2 पर। तो 2 क्लोरो, ये इसकी पोजीशन हो गई। फ्लोरीन किस पर है? कार्बन नंबर 3 पर। तो 3 फ्लोरो। चैन में मुख्य कार्बन कितने हैं? 4। 4 है तो ब्यूट आ जाएगा। सभी एकल बंध होने के कारण ब्यूटेन। ये बन गया अपना 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। नंबर 4 दिया था आपको, ये वाला दिया था आपको। इसमें भी आपको यही करना है सबसे पहले कि आपको पहचानना है कि सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो कौन सी है। सबसे बड़ी श्रृंखला गिनिएगा 1 2 3 4 5। इधर से गिनोगे 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5। वो तो 5 आएगा चाहे किधर से भी गिन लो, सब तरफ से गिनने पर 5 ही आ रहा है। लेकिन अब सबसे पहले जो मेन चीज़ देखी जाती है वो ये देखी जाती है बेटा कि लंबी श्रृंखला के साथ साथ ये देखो कि इसमें शाखित कम होना चाहिए, ब्रांच कम बननी चाहिए। तो अगर हम इस तरह से ले लेते हैं तो सही रहेगा। अगर इस तरह से ले लिया तो ये अलग से एक ब्रांच हो गई फिर दोबारा से। तो इसलिए इसका नंबरिंग करो आप। अब 1 2 3 4 5 1 2 3। एक तरीका तो ये है नंबरिंग करने का, और एक तरीका कैसा है कि इधर से नंबरिंग की जाए। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। अब राइट कौन सा है, ब्लू वाला या रेड वाला? इस कंडीशन में देखने के लिए आपने क्या देखा कि जो ये एथिल समूह है, 2 वाला है एथिल समूह हो गया, ये हो गया एथिल। एक तो ये जुड़ रहा है और एक ये जुड़ रहा है इससे मैथिल। इस चेन से 2 जुड़ रहे हैं, एक एथिल जुड़ रहा है और एक क्या जुड़ रहा है? मैथिल जुड़ रहा है। तो एथिल पे तो इधर से नंबरिंग की तब भी 3 आ रहा था और इधर से नंबरिंग की तब भी 3 आ रहा है। तो ये तो बैलेंस हो गया, इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ किससे पड़ेगा? मैथिल पर। मैथिल को देखा कि जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 4। लेकिन जब इधर से नंबरिंग की है तो क्या आ रहा है? 2। और मैंने कहा था कि जो प्रतिस्थापी जहाँ पर जुड़ रहा है उस पर जो अंक है वो कम से कम आना चाहिए। तो कम से कम क्या हुआ? 2, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो रेड वाली लाइन गलत है और ब्लू वाली राइट।
ये रेड वाली क्या हो गई, रॉन्ग। अब इसमें देखिएगा मैथिल और यहाँ आ गया एथिल। अब पहले मैथिल को लिखना है या एथिल को लिखना है, इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल क्रम देखिएगा कि ए पहले आता है एम बाद में आता है, तो पहले क्या लिखोगे आप, एथिल। और एथिल समूह किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, 3 एथिल। मैथिल 2 और नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो इसलिए पेंटेन। स्क्रीन को पॉज करके इसको उतार लीजिएगा। ये हो गया अपना स्ट्रक्चर से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा अपना अपर रूपता वाला, कि कार्बन के भी बहुत सारे अपर रूप होते हैं। तो अपर रूप कहते किसे, देखिएगा आप, कार्बन के अपर रूप। जब कोई कार्बन कार्बन जो तत्व है वो एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिसके गुणों में काफ़ी भिन्नता होती है, वो एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। जब कार्बन तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जिनके गुणों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग गुण होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। और कार्बन का इन विभिन्न अपर रूपों में पाए जाना अपर रूपता कहलाता है। तो पहले लिखेंगे अपर रूप। जब कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके गुणों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अपर रूप कहलाते हैं। जब कार्बन विभिन्न रूपों में पाया जाता है, जिनके गुणों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है, अपर रूप कहलाते हैं। उन रूपों को अपर रूप कहते हैं, वो एक दूसरे के अपर रूप है। इनको डिटेल में पढ़ाएंगे हम अभी आपको। अगला आता है अपर रूपता। कार्बन का विभिन्न अपर रूपों में, कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है,
कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन के इस गुण को, कार्बन के इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन विभिन्न अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन के इस गुण को, यानी कार्बन का विभिन्न अपर रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। कार्बन के जो मेन जो अपर रूप है वो दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और एक दूसरा होता है अक्रिस्टलीय, जिसको हम एक चार्ट की भांति अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। चार्ट के द्वारा देखेंगे अभी। पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप। पहला कौन सा है? क्रिस्टलीय अपर रूप। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। दूसरा है अक्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप क्या होता है बेटा? जब कार्बन तत्व या कार्बन का परमाणु किसी भी पदार्थ में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में पाया जाता है, ज्योमेट्रिकल जो उसकी वो है डिजाइन वो फिक्स होती है, यानी उसकी आंतरिक संरचना में जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है? फिक्स होती है। तो यानी कार्बन जब विभिन्न कार्बन का जो तत्व है किसी भी पदार्थ में एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में पाया जाता है तो वे रूप सभी जो हैं क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें कहने का अर्थ ये होता है कि जो कार्बन की पोजीशन है, उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बंध कोण है सब कुछ फिक्स होता है। अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या होता है बेटा? इसमें जो कार्बन तत्व है उसकी जो ज्यामिति जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होती, वो फिक्स नहीं होती, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? अक्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में फिर 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। क्रिस्टलीय अपर रूप 3 भागों में है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये सभी आपने 8th क्लास में भी पढ़े थे, वहाँ भी आपने समझा होगा। हीरा जो है, मैंने आपसे एक बात कही थी कि कार्बन की बनी प्रत्येक वस्तु काली हो या आवश्यक नहीं है, वो प्रूफ दे रहा है हीरा। हीरा प्योर कार्बन का बना होता है लेकिन काला नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट काला होता है। बने दोनों ही कार्बन से होते हैं। तो हीरा जो है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। कार्बन का अति शुद्ध रूप हीरा होता है और पारदर्शी चमकीला होता है, जिसे हम आभूषणों में काम में लिया जाता है। हीरा एक अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। तो इसकी संरचना में क्या आता है? चतुष्फलकीय। हीरे की बात कर रहे हैं हम, चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है कार्बन की। और इसकी कार्बन की जो चारों संयोजकता हैं अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से संतुलित हो जाती हैं और एक बहु स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। इसीलिए हीरा प्रकृति में सबसे कठोर होता है। यहाँ से एक प्रश्न और निकल के आता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है
जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? इन दोनों ही अपर रूप किसके हैं? कार्बन के। क्रिस्टल ही अपर रूप है, फिर भी दोनों में डिफरेंस है। और यही कहा था मैंने, अपर रूप ही वही होता है जिसमें गुणों में डिफरेंस हो। तो हीरे में पहला जो गुण इसकी जो कठोरता है वो क्या है? इसकी स्ट्रक्चर, कि चतुष्फल के संरचना पाई जाने के कारण इनके मध्य जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रांग होता है और एक कार्बन की चारों संयोजकता है अन्य 4 कार्बन के साथ बैलेंस हो जाती हैं। ये इसकी कठोरता का रीजन आ गया। दूसरा आता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक, विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। क्यों? वो इसके पीछे रीजन ये है कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं अन्य 4 कार्बन के साथ संयोजित हो जाती हैं तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। आपने पहले पढ़ा होगा, या मैं बता देता हूँ आपको, कि विद्युत का जो प्रवाह होता है केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, किसी भी पदार्थ में इनका विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता। और इसमें हीरा में चारों संयोजकताओं में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स काम में आ चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसलिए विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। इसकी जो बंध की दूरी है, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की जो दूरी होती है हीरे में, बंध दूरी, यह है 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है बंध की दूरी। दो कार्बनों के मध्य जो बॉन्ड बना है उसमें जो बीच में बॉन्डिंग है उसकी दूरी कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तथा कुचालक हो गया, परमाणु होती है। हीरे की संरचना में सहसंयोजी बंधों का एक त्रिविम जाल होता है, इसलिए कठोर होता है। हीरे का जो गलनांक है, गलनांक, इसका गलनांक कितना हाई होता है? 3843 यानी 3843 केल्विन। के क्या है यहाँ पर? केल्विन है। केल्विन पर कभी डिग्री नहीं लगती, ये ध्यान रखना, गलती से डिग्री मत लगा देना। तो 3843 केल्विन होता है। इसका क्या होता है? गलनांक। इसका जो उपयोग है, इसके उपयोग ध्यान रखना बेटा, खूब पूछा जाता है कि हीरे का उपयोग जो है ये कांच को काटने में एक कटर होती है, ब्लेड से आता है, ब्लेड से कांच को लाइन खींच देते हैं, कांच कट जाता है, तो उस पर जो पतली जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है? हीरे की होती है। तो कांच को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा चट्टानों में जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं इसको स्टोन क्रेशर पर भेजा जाता है, वहाँ बड़ी बड़ी गैंग्सा होती है, मशीनें होती है, ब्लेडों के द्वारा उसको काटा जाता है। तो ब्लेड के ऊपर भी हीरे की धार होती है, जिसके कारण उन बड़ी बड़ी लोहे की चट्टानों को, सॉरी पत्थर की चट्टानों को पत्थर की चट्टानों को आसानी से काटा जा सकता है। इसके बाद अगला है, हीरे के बाद ग्रेफाइट। हीरे के बाद अगला आएगा अपना ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी कार्बन का ही अपर रूप होता है ग्रेफाइट, लेकिन ये हीरे की तुलना में सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, भूरे रंग का होता है। ये लिखने वाली जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो लीड निकलती है ब्लैक कलर की, वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। या कभी आपने सेल को तोड़ के देखा होगा, सेल के अंदर एक ब्लैक रॉड निकलती है, छड़क जिसे कहते हैं, कैथोड, वो भी किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के बने होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि हीरा तो कठोर था, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होती है। क्यों होती है? क्या रीजन है इसके पीछे? कि इसमें जो क्या होता है कि जो ग्रेफाइट का कार्बन परमाणु है, एक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। जबकि इसमें कंपेयर किया था तो आपने क्या देखा था कि कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बना रहता है, जबकि ग्रेफाइट में 3 के साथ बनाता है। और इसकी जो षटकोणीय संरचना होती है, षटकोणीय तल में होते हैं, ये षटकोणीय तल होता है इसका। उसका था चतुष्फल की है और इसका कैसा है? षटकोणीय। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना है। उसका चतुष्फल की है, इसका क्या था? षटकोणीय है।
और ये अन्य 3 के साथ सही बनाता है। और षटकोणीय जो तल होते हैं ना वो एक दूसरे को परत के रूप में होता है, इस तरह से लेयर होते हैं। तो ये लेयर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या हो सकती है, फिसल सकती है, और लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। इसीलिए ग्रेफाइट हीरा की तुलना में क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, जिससे आसानी से पेंसिल की रॉड वगैरह बनाई जा सकती है, लीड बनाई जा सकती है। तीसरी बात होती है कि इसमें दोनों परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके केवल कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस हुए हैं, 4 नहीं हुए हैं। केवल 3 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने के कारण इसकी जो परत है, परतों के बीच में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें ये विद्युत का कैसा होगा, सुचालक, विद्युत को आसानी से प्रवाहित करेगा। और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे तो ये कुचालक था, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए क्या है, सुचालक। तो मेन पॉइंट जो यहाँ से प्रश्न बनता है वो यही बनता है, ग्रेफाइट हीरे की तुलना में क्यों सॉफ्ट होता है, क्योंकि हीरे की स्ट्रक्चर षटकोणीय परतदार संरचना होती है। ये परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती हैं, इसलिए ग्रेफाइट कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट की जो दोनों परतों के मध्य मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि कार्बन के केवल 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी में काम आए, 4 नहीं आए, 3 आए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही इसके विद्युत प्रवाह में इसका क्या करेगा, योगदान देगा। और इसी गुण के कारण ये चमकीला भी होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, चमकीला। कभी पेंसिल को देखना साफ करना तो कैसा निकलता है उसका अंदर से लीड, एकदम चमकीली। और इसी गुण के कारण ही इसके क्या बनाए जाते हैं, कैथोड या इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रोड्स बैटरियों में भी देखा होगा, इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाने के काम में ग्रेफाइट को लिया जाता है। अगला आता है, तीसरा है फुलरीन। फुलरीन जो है बेटा ये क्या होता है, ये फुलरीन का जो नाम है एक फुटबॉलर था, इस फुटबॉलर के नाम के आधार पर रखा गया है इसका फुलरीन नाम, बकमिनिस्टर फुलर, बकमिनिस्टर फुलर के नाम के सम्मान में इसका क्या नाम रख दिया गया है, फुलरीन नाम रख दिया गया है। फुलर के सम्मान में इसका नाम, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक बॉल की तरह होती है। किसकी तरह होती है, बॉल की तरह। और इसके अणु में, एक फुलरीन में कार्बन की जो संख्या है 62, 70 या अधिक हो सकती है। एक फुलरीन में कार्बन संख्या कितनी हो सकती है, 60 to 70 या उससे भी अधिक हो सकती है। और सर्वाधिक जो स्थायी फुलरीन है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन में जो कार्बन की संख्या है वो कितनी होती है, 60। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी फुलरीन में कार्बन की संख्या कितनी होगी, 60 होगी। और ये भी विद्युत का कैसा होता है बेटा, कुचालक होता है। और इसकी जो बंध लंबाई है, बंध लंबाई ये होती है 1.40 एंगस्ट्रॉम। इसका फुलरीन का जो उपयोग है ये गैस के शुद्धिकरण में काम आता है। प्राकृतिक रूप से गैसों को शुद्ध करने के काम में हम फुलरीन को लेते हैं। और एक बैरिंग के रूप में भी काम आता है, ऑर्गेनिक बैरिंग यानी आणविक बैरिंग के रूप में इसको काम में लेते हैं। और उच्च ताप पर अति चालक होने के कारण इसे तकनीकी रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण अपर रूप माना गया है। ये थे हमारे क्रिस्टलीय अपर रूप की डिटेल। क्रिस्टलीय के बाद दूसरा जो पार्ट था अक्रिस्टलीय, जो मैंने आपको बताया कि इसमें कार्बन की जो ज्यामितीय संरचना है वो फिक्स नहीं होती। इसके जो विभिन्न एग्जाम्पल्स हैं, विभिन्न एग्जाम्पल्स में देखिएगा बेटा आप लोग, बहुत सारे हैं और कोई डिटेल नहीं है, केवल इनके नाम याद रखने होते हैं। जैसे कोक है ना,
कॉल, डामर, डामर जो सड़क बनाने के काम आते हैं ना, कास्ट चारकोल जिसे भी कह सकते हैं, कास्ट चारकोल, ये भी इसी का है। एलपीजी गैस वगैरह जितनी भी हैं सब इसी में आती हैं। काजल जो अपन लगाते हैं वो भी इसी का रूप है। और जो गैस है एलपीजी, सीएनजी, गैस कार्बन के रूप में जितनी भी हैं सभी इसमें काम आएंगी। इनके केवल आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा बेटा। अब इसके साथ मैं आपको कुछ एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, आप उसको विशेष तौर पे ढंग से थोड़ा याद करेंगे, क्योंकि बोर्ड में आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा रहा हूँ बेटा, उसको आप अच्छी प्रकार से याद करें। नेक्स्ट चैप्टर में उनको दोबारा समझा दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखिएगा सभी, हीरा व ग्रेफाइट में अंतर, जितने भी आते हैं आप लिख सकते हैं, मैक्सिमम लिखोगे अच्छा समझ में आ जाएगा। दूसरा, ग्रेफाइट वैद्युत का चालक होता है, क्यों? इन दो को आप करिएगा, फिर हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसको क्लियर करा देंगे दोबारा। थैंक यू।